#Thala for a reason, जिसमें हम कवर करेंगे केमिकल बॉन्डिंग को बेसिक से लेके एडवांस तक सारे इंपॉर्टेंट PYQs डिस्कस करते हुए और केमिकल बॉन्डिंग की खाल उधेड़ के रख देंगे। रिवीजन को भी अगर मैं पूरा बोलूं तो रिवीजन थ्रू शॉर्ट नोट्स। प्रो टिप ये कि आप जिस भी टीचर से पढ़ लीजिए, जिस भी सोर्स से पढ़ लीजिए, जिस भी बुक से पढ़ लीजिए, पर एग्जाम तो स्वागत है मेरे भैया राजा। मेरा नाम है गौरव और मैं आ गया हूं इस अनअकैडमी एटम्स के यूट्यूब चैनल पे आपके लिए एक्सक्लूसिव रोड मैप फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेके, स्पेशली जेई 2025 वालों के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि बारीकी से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हर पहलू को हम आने वाले 6 महीनों में कैसे कवर करें ताकि इफेक्टिवली हमारा स्कोर मैक्सिमाइज हो जाए और कम से कम समय में। इसलिए अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, 2-3 गहरी गहरी सांसें भर लीजिए और शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। केमिस्ट्री एक मकड़ी के जाल की तरह है जिसे अगर आपको साफ करना है तो कुछ निम्नलिखित बातों और बकैतियों को ध्यान में रखना होगा। पर उन बकैतियों के पहले आइए हम देख लें कि हम किस सीक्वेंस में चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं या किस सीक्वेंस में वो चैप्टर्स गिवन है एनसीईआरटी में। ये जो स्टार्टिंग के 2 चैप्टर्स आप देख रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स और हाइड्रोकार्बन्स, ये आपके 11th के चैप्टर्स हैं, और जबकि बाकी के सारे चैप्टर्स 3 से लेके 9 तक वो 12th के एनसीईआरटी पार्ट 2 के चैप्टर्स हैं, हेलोरीन हेलोएल्कीन से लेके केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ तक। ये उतना इंपॉर्टेंट फिर भी नहीं है। इंपॉर्टेंट ज्यादा ये है कि इन चैप्टर्स से कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने जेईई मेंस के ट्रेंड की एनालिसिस की है और उन ट्रेंड्स के हिसाब से भाई साहब भर भर के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन आए हैं और भर भर के आपको ये नंबर दे सकते हैं अगर आपने इन्हें ध्यान से पढ़ा। तो भाई साहब हम शुरू करते हैं वो बकैतियां या वो बातें जिन्हें हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते समय ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। बकैती नंबर 1, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए हमें केमिकल बॉन्डिंग के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स की डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब वो कॉन्सेप्ट्स हैं क्या कि केमिकल बॉन्ड बनता कैसे है, भाई साहब ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग कैसे होती है, हाइब्रिडाइजेशन किस चिड़िया का नाम है, बेसिक स्ट्रक्चर्स आपको बनाने आनी चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या कॉन्सेप्ट है, पोलैरिटी और डाइपोल मोमेंट क्या है किसी बॉन्ड का, लुईस एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ भी हमें आना चाहिए, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की भीनी जानकारी हमें होनी चाहिए। साथ ही साथ जनमानस में मैं सूचना देते हुए चलूं कि जिन भैया राजाओं के भी केमिकल बॉन्डिंग के फंडे थोड़े ढीले रह गए हैं या खिसके रह गए हैं, उनके लिए मैं इसी मंडे यानी कि 15 जुलाई को लेके आ रहा हूं अनअकैडमी एटम्स वाले यूट्यूब चैनल पे एक वन शॉट, जिसमें हम कवर करेंगे केमिकल बॉन्डिंग को बेसिक से लेके एडवांस तक सारे इंपॉर्टेंट PYQs डिस्कस करते हुए और केमिकल बॉन्डिंग की खाल उधेड़ के रख देंगे। इसीलिए जल्दी से जाके इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उस सेशन की लिंक है, नोटिफाई का बटन ऑन कर दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक वो नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो भाई साहब बकैती नंबर 2 में हमें ये पता चलता है कि फ्लो इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए चैप्टर्स की जो सीक्वेंसिंग है, चैप्टर्स का जो फ्लो है, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने वो फ्लो फॉलो नहीं किया तो आप बहुत ही मुश्किलों में पढ़ सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके लिए नर्क से कम नहीं रह जाएगी। अगर हम बात करें इस फ्लो की, तो ये फ्लो क्या होने वाला है, सबसे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए बेसिक टूल्स की। बेसिक टूल्स, ये बेसिक टूल्स होंगे क्या? बेसिक टूल्स में आती है 4 चीजें। कौन कौन सी 4 चीजें साहब? नॉमेनक्लेचर, फिर आता है GOC, फिर आता है आइसोमेरिज्म और फिर आता है रिएक्शन मैकेनिज्म, बेसिक रिएक्शन मैकेनिज्म। अगर इन 4 चीजों के अंडरस्टैंडिंग के बिना आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के किसी भी चैप्टर में आगे बढ़े तो भाई साहब आपका राम नाम सत्य है। अब इन 4 चीजों के अंडरस्टैंडिंग के बाद हम किसी भी चैप्टर में आगे कैसे बढ़ सकते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। जैसे अगर हम इन 4 चीजों को कायदे से पढ़ लेते हैं तो आने वाले 12th में जो भी चैप्टर्स हैं आपके, चाहे वो हेलोरीन्स हेलोएल्कीन्स हो, चाहे वो अल्कोहल फिनॉल ईथर हो, चाहे वो आपके कार्बोनिल कंपाउंड्स हो, कोई भी चैप्टर बस एक इनके एप्लीकेशन पार्ट बन के रह जाता है। इन सभी चीजों को हम वहां पर अप्लाई कर रहे होते हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। बकैती नंबर 3 में अगर हम बात करें रिसोर्सेज की कि हमें क्या क्या रिसोर्सेज फॉलो करने चाहिए, तो थ्योरी और प्रैक्टिस के लिए हमें अलग रिसोर्सेज फॉलो करने होंगे। अगर मैं बात करूं थ्योरी की, तो थ्योरी के लिए जिन भी आप टीचर से पढ़ रहे हो या जिस भी जगह आप पढ़ रहे हो, आप वहां के नोट्स फॉलो कर सकते हैं और साथ ही साथ एनसीईआरटी का होना मस्ट है। और अगर मैं बात करूं प्रैक्टिस की, तो प्रैक्टिस के लिए जो आप सबसे पहली चीज कर सकते हो वो है आपकी कोचिंग की मॉड्यूल या शीट। दूसरी चीज एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट और पीछे वाले एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, और तीसरी चीज एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। अगर इन सब से पीछा छूट जाए
तो जेईई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ प्रैक्टिस है, क्योंकि अब वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में हो गए हैं और वो हर टॉपिक को कवर कर रहे हैं, इसीलिए इट इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रैक्टिस फॉर यू ऑल। आइए साहब बात करें बकैती नंबर 4 की। बकैती नंबर 4 में हम ये बताना चाह रहे हैं कि अप्रोच क्या होना चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते समय। जैसा कि आप जानते हो, केमिस्ट्री एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट है, तो थ्योरी इसमें अथाह सागर के रूप में है। हमारा फोकस आगे आने वाले 6 महीनों में यह होगा कि हम मिनिमम थ्योरी कवर करें और मैक्सिमाइज करें अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज को, जिससे हमें रिजल्ट में वो स्कोर, वो आउटपुट दिख पाए। और हमारी इसी अप्रोच के अनुसार बकैती नंबर 6 में हम देखते हैं कि हमें किन किन चैप्टर के किन किन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे फोकस करने की जरूरत है। फॉर एग्जांपल, नॉमेनक्लेचर में हमें बहुत डीप स्टडी की, बहुत थरो स्टडी की जरूरत नहीं है। अगर हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स और नेमिंग रूल्स को जान गए और उन पे एम्पल अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस को हमने प्रैक्टिस कर लिया, तो नॉमेनक्लेचर का कोई भी क्वेश्चन आए हम बहुत ही आराम से उसको सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते एक टिप कि कॉमन नेम्स का हमें ध्यान रखना होगा। कॉमन नेम्स हमें याद करते हुए चलना होगा, क्योंकि वो आईयूपीएससी के आधार पर नहीं लिखे जाते हैं, उन्हें हमें मेमोराइज करना होता है, लर्न करना होता है। अगर हम जीओसी की बात करें तो जीओसी एक ऐसा टॉपिक है जिसकी थरो अंडरस्टैंडिंग होना हमें बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स नहीं आते हैं तो हमें आगे आने वाले हर चैप्टर में दिक्कत होगी। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से सर आप क्या समझाना चाहते हो? जैसे इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, मीजोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स के अंडर आते हैं। और अगर आपको एक बार ये सारे इफेक्ट्स आ गए, तब बाकी सब चीज इनकी एप्लीकेशन है। फॉर एग्जांपल, एसिड बेस स्ट्रेंथ, एरोमेटिसिटी, रिएक्शन इंटरमीडिएट, ये सिर्फ कुछ चीजें हैं जो इनकी एप्लीकेशन है। बाकी आने वाले चैप्टर्स में भी हम इनके एप्लीकेशन से ही डील कर रहे होंगे। अगर हम बात करें बहुत इंपॉर्टेंट टूल आइसोमेरिज्म की, तो आइसोमेरिज्म में भी स्ट्रक्चरल और स्टीरियो के 2 पार्ट्स होते हैं। हमें दोनों ही पार्ट्स की बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है, बहुत एडवांस लेवल पे हमें इनको करने की जरूरत नहीं है। अगर हम खास बात करें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बच्चा थोड़ी सी डिफिकल्टी फेस करता है, पर हमें इसको बहुत एडवांस में, बहुत डेप्थ में जाके नहीं पढ़ना। हमें बेसिक काउंटिंग ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स आने चाहिए और इसकी बेसिक थ्योरी पता होनी चाहिए कि इनैंटियोमर्स क्या होते हैं, फलाना क्या होता है, ढिमका क्या होता है। ठीक है। अगर हम बात करें रिएक्शन मैकेनिज्म की, तो रिएक्शन मैकेनिज्म में बहुत बेसिक जो चीजें हैं, जैसे इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, सर टाइप्स ऑफ रिएक्शन क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन सी है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन कौन सी है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन सी है, एसएनए कौन सी है, एनएआर कौन सी है, ये सब जो बेसिक रिएक्शंस हैं, अगर हमें इनको समझना आ गया, इनको अप्लाई करना आ गया, तो हम आगे आने वाले हर चैप्टर की जंग जीत चुके हैं। आगे आने वाले हर चैप्टर इसकी बस एक एप्लीकेशन पार्ट है। इसीलिए मैंने आपको ये 4 टूल्स पे फोकस करने को ज्यादा बोला है, जिससे हम आगे आने वाले हर चैप्टर में इनको अप्लाई करें प्रॉपर्ली और हर चैप्टर पे विजय हासिल करें। पर भाई साहब, हमारी सारी 6 बकैतियों का कोई भी मतलब नहीं रह जाएगा अगर हमने अपनी 7वीं बकैती में जरा सी भी कसर छोड़ दी तो। और हमारी 7वीं बकैती है रिविजन, #थाला फॉर अ रीजन। रिवीजन, और रिवीजन को भी अगर मैं पूरा बोलूं तो रिवीजन थ्रू शॉर्ट नोट्स। भाई साहब, जितने ही सुंदर शॉर्ट नोट्स आप बनाएंगे, जितने ही साफ सुथरे पन्नों पर बनाएंगे, जितने ही रंग बिरंगी कलमों से बनाएंगे, उतना ही आपका पढ़ने का मन करेगा और वो आपके रिजल्ट में झलकेगा। अगर आप अपने नोट से पढ़ने जाएंगे तो आपको भी मेरी तरह आलस का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए जितने कम पन्ने हमारे पास हों, जितने अच्छे हमारे शॉर्ट नोट्स बने होंगे, जितने वो कंसाइज बने होंगे, उतनी हमें पढ़ने में आसानी होगी। शॉर्ट नोट्स हमें 3 तरह के बनाने हैं। मैकेनिज्म्स के लिए अलग मैकेनिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट वाली ही हमें चूज करनी है, जैसे एल्डोल की हो गई, कैनिजारो की हो गई, और मैं आपको बताऊंगा कि किन किन चीजों के मैकेनिज्म आपको रखने हैं। सारे के सारे रिएक्शंस आपको इंक्लूड करने हैं और सारे के सारे रीजेंट्स आपको यूज करने हैं। जितने भी तरह के रीजेंट्स है, चाहे वो ऑक्सीडाइजिंग रीजेंट हो, रिड्यूसिंग एजेंट्स हो, जितने भी तरह के रीजेंट्स हो सकते हैं, आपको सारे के सारे एक पन्ने पे या 2 पन्नों पे अच्छे से शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में, कंसाइज फॉर्म में रखने होंगे। तभी आपका एक प्रॉपर रिवीजन प्लान बन पाएगा और वो आपके रिजल्ट में जरूर झलकेगा। और इन 7 बकैतियों के बाद आप सभी के लिए एक प्रो टिप ये कि आप जिस भी टीचर से पढ़ लीजिए, जिस भी सोर्स से पढ़ लीजिए, जिस भी बुक से पढ़ लीजिए, पर एग्जाम के समय आप कंफर्टेबल तभी फील करेंगे जब आपके सर पर इस चीज की छत्र छाया हो, एनसीईआरटी का आशीर्वाद हो। बिना एनसीईआरटी पढ़े
प्लीज 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 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के किसी भी चैप्टर में आगे न बढ़े। एक बार आपका चैप्टर खत्म हो जाए आपकी क्लास में, फिर एनसीईआरटी की जितनी भी रीडिंग्स आप मार सकते हैं, जितने भी रीडिंग्स आप थॉरली कर सकते हैं, जरूर करें, अंडरलाइन करके करें, नोट्स बना के करें, जिससे कि आप एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन कवर करें, क्योंकि एनटीए हर एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन बनाने में सक्षम है।